नमस्कार आप सभी को। मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस वीडियो प्रोग्राम में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपसे कि कैसे आप डीएमआईटी रीजन एनालिसिस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम को स्कूल्स में ले जा सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वहां के डायरेक्टर से बात कर सकते हैं और बहुत सही तरीके से इस कार्य से बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं, पेरेंट्स को लाभान्वित कर सकते हैं और आप भी आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। बहुत बार लोगों ने हमसे इस बारे में जिक्र किया है कि सर इस तरह का कोई प्रोग्राम हमारे साथ में शेयर करें जहां पर आप हमारे को जो है एग्जैक्ट प्रोसेस बता दें। उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से एक नए तरीके से आपके साथ में हम वीडियो शेयर कर रहे हैं जहां पे हम उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन चीज़ों का आपका अभ्यास होना चाहिए, किन किन चीज़ों की आपकी पकड़ होनी चाहिए। उनके बाद में आप ग्राउंड पे उतरें तो आपके लिए बिजनेस जनरेट करना बहुत आसान रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, बगैर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। देखिए, डीएमआईटी मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक तरह से जो है ना सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स कैसे भाई? मेन स्ट्रीम जो मेन जो कार्य है एजुकेशन का वो तो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, उसमें अकाउंटेंसी है, वो तरह के सब्जेक्ट्स हैं। 7th 8th 9th 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से याद किया जाए और सही तरीके से चीज़ें याद हो जाए, लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती है। बच्चे ट्यूशन्स भी ज्वाइन करते हैं, बच्चे अपनी अपनी तरीके से चीज़ों को याद करने का प्रयास करते हैं, टीचर्स भी बताते हैं और कभी कविताओं के फॉर्म में, कभी किसी पोएम को, कभी किसी सिस्टम से तैयार कर लेते हैं कि चीज़ें याद हो जाए, सॉल्व हो जाए। सिस्टर क्यों कहा? क्योंकि उस मेन कार्य में सहयोग करने का कार्य डीएमआईटी रीजन एनालिसिस मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ईएसपी, फोटोग्राफिक, क्यूएसआर, एनएलपी, ब्रेन इंजीनियरिंग, मेमोरी अनाउंसमेंट, ये सब बहनें हैं जो हेल्प करती है मेन सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करने के लिए, करियर में ऊंचा बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम उन बहनों के बारे में ही जिक्र करेंगे कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ये सिस्टर्स कैसे हेल्प करती है याद करने में। ठीक है, और कैसे आपको हेल्प करेगी बिजनेस जनरेट करने में। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर पे कि ये जो डीएमआईटी मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो प्रोग्राम है, इसको आप कैसे स्कूल्स में ले जा सकते हैं या कहां आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि भाई हम इस प्रोग्राम को कहां कहां लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम ले लेते हैं रेड कलर, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले नंबर पे आप कहां कहां भाई स्कोप की बात करते हैं कि कहां कहां आप बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हम स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना, स्कूल्स में जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप स्कूल्स में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है अगर आप स्कूल के बाद जाना चाहते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी आप टच कर सकते हैं, वहां पे भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्कूल लाइन में जाके बिजनेस करना चाहते हैं या कोचिंग सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं। थर्ड नंबर पे बात करते हैं आप ओन कोचिंग। भाई आप अपना खुद का ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर लो। खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना लोगों के, इंस्टीट्यूट्स नहीं कह के एक इंस्टीट्यूट कह लेते हैं, कईयों के 3 4 5 भी होते हैं। ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं, उसमें एक्टिविटी करते हैं। कई लोगों का चलता है, आप एक का भी करा रहे हैं, इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी रन कर रहे हैं। भाई सबके अलग अलग है ना, किसी का इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, किसी का योग का इंस्टीट्यूट चल रहा है, किसी का अपेकस का चल रहा है, कोई सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ाने का भी इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, और कईयों के तीनों चारों चल रहे हैं। तो जिनके तीनों चारों चल रहे हैं उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनका एक ही है उनका सिंगल इंस्टीट्यूट है। हम तो ये मान लेते हैं हमारा एक ही इंस्टीट्यूट है जिसपे ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, तो हम हमारा भी इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं और हम वहां बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहां से बिजनेस कैसे जनरेट होगा इस पर हम बाद में बात करेंगे। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? सबसे पहले स्कूल लाइन में जा सकते हैं, सेकंड कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं, इन द सेंस वहां जाके अप्रोच कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू बिजनेस रन कर सकते हैं कहने का अर्थ। और थर्ड नंबर पे है खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया जाए। ये तीनों के अलावा एक और ऑप्शन है, वो है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस कैसे जनरेट किया जा सकता है, ऑनलाइन कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू। भाई ये तीन भी तरीके हैं ना जिनके थ्रू बिजनेस जनरेट किया जा सकता है। देखो यार, आपके पास बिजनेस जनरेट करने के बहुत तरीके हैं। आप केवल यूट्यूब पे भी बिजनेस जनरेट कर सकते हो, वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो, इंस्टा फेसबुक को भी यूज़ कर सकते हो, आजकल वही ज़्यादा यूज़ में आ रहा है क्योंकि शॉर्ट्स चलते हैं ना, शॉर्ट्स के थ्रू, शॉर्ट्स पे बिजनेस आता है, लोग अप्रोच करते हैं, फिर आपको बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, मैंने आपको ये मोटा मोटी तरीके बताए हैं। अब इनको सिस्टमेटिकली कैसे यूज़ किया जाए, इनमें कैसे एंट्री की जाए, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, आप स्कूल लाइन में जा सकते हो, आप कोचिंग में जा सकते हो, आप खुद का इंस्टीट्यूट रन कर सकते हो, या आप ऑनलाइन बिजनेस जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो में कैसे कोरिलेशन बैठाएं, कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाएं, सबको एक साथ कैसे कैसे शुरू किया जाए, हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्कूल से, स्कूल के बाद में स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते रहेंगे। तो जो लोग भी ये जो वीडियोस देख रहे हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि यार हम स्कूल लाइन में जाएं या हम कैसे काम करें, हम कहाँ काम करें, उन सभी लोगों के लिए ये फुल फ्लैश प्रोग्राम है जिसका आप लाभ उठा सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। चलिए, देखो स्कूल्स में जाना है ना आपको, और स्कूल में बिजनेस जनरेट करना है, तो कुछ एक बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको लांघने की कोशिश करते हो बेसिक प्रिंसिपल से, तो फिर बिजनेस मत करो वहां पे, आप मत एक्सपेक्ट करो वहां से बिजनेस मिलेगा। बहुत सीधी सीधी सी बात है भाई, बिजनेस है तो बिजनेस के कुछ तो नियम होंगे ना, कुछ तो प्रोसेस होगी, प्रिंसिपल होगी। आप अगर उसको लांघोगे तो मतलब ये है कि फिर मतलब नहीं है। हम लोगों ने 12 साल हो गए बिजनेस जनरेट करते हैं, हमने स्कूल लाइन के अंदर काम किया है। अब अगर कोई हमने कोई चीज़ बताई है और आप उसको दरकिनार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको अपना एक्सपीरियंस जनरेट करना पड़ेगा, हमारे वाले को साइड में कर दो। लेकिन आप चाहते हो नहीं नहीं बिजनेस चाहिए जल्दी जल्दी, तो जो हम कह रहे हैं ना उस पर भी गौर फरमाओ। करना अपनी, कहते हैं ना सुनो सबकी करो मन की, अपने मन की करना। लेकिन हमने जो हम लोगों ने जो आपको बिजनेस के बारे में ज्ञान दिया है ना, नॉलेज दिया है ना, उसको भी अप्लाई करो। और वो अप्लाई करते वक्त सबसे पहले नंबर पे हमने लिया है स्कूल लाइन। तो स्कूल लाइन का सबसे पहला जो थंब रूल है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 कैटेगरी की स्कूल्स मिलेगी, 3 कैटेगरी की स्कूल मिलेगी, मैं बता देता हूं। टॉप क्लास की स्कूल, मिडिल क्लास की स्कूल और लोअर कैटेगरी की स्कूल। अब ये तीनों स्कूल्स के अंदर क्या अंतर है? सबसे पहले नंबर पे देखो, स्कूल के अंदर जब जाते हैं ना हम लोग, तो स्कूल के अंदर जो मेन बात आती है वो क्या आती है? आपको टॉप क्लास की जो स्कूल मिलेगी उसके अंदर क्या होगा? उस पर फीस ज्यादा होगी। कितनी फीस ज्यादा होगी? 1 लाख से ज्यादा फीस होगी। 1 लाख से ऊपर की फीस है, 70-80 हजार, 90 हजार, लाख रुपए। ये स्कूल की लाख रुपए की तो उससे ज्यादा की, इससे ज्यादा की तो फीस ही हो गई। सेकंड, उसके अलावा क्या है? सेकंड पॉइंट जो है उसके अलावा आता है यहां पे ब्रांचेस। इनकी ब्रांचेस भी बहुत होती है। देखो हम उस स्कूल को बड़ा नहीं मानते जो एक ही और सबसे बड़ी है। वो तो बड़ी तो है ही ना, नाम तो है ही ना, पैसे तो कमा ही रहे हैं, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हम तो उस पर बात कर रहे हैं भाई कि स्कूल आपने ओपन की हुई देख लिए हैं कई सारी, उनमें कैटेगरी में बात कर रहे हैं हम। तो जो टॉप क्लास की स्कूल होती है ना, वो टॉप क्लास की होती है जिनकी ब्रांचेस ज़्यादा हो। जैसे बहुत सारी स्कूल्स है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, रायन इंटरनेशनल है, सेंट पॉल है, और पता नहीं कितनी तरह की स्कूल्स है ना। इन सब की डीएवी है, बहुत सारी स्कूल्स है जिनकी बहुत बहुत ब्रांचेज हैं। सिटी मोंटेसरी है, बहुत है, मोंटेसरी स्कूल भी है, हमने देखी है कई जगहों पे, मतलब बहुत बहुत ब्रांचेज और बहुत स्कूल्स हैं जिनकी बहुत बहुत ब्रांचेज होंगी। लेकिन मैं तो मोटा मोटी 3-4 नाम आपको बताए हैं। अब इन सब की ब्रांचेज आप देख लो कितनी कितनी है, इन सब में बिजनेस बहुत अच्छा जनरेट होता है, ठीक है ना। आप खुद आइडिया ले लो, एक स्कूल अगर 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है एक बच्चे से, और अगर उस स्कूल में 4,000 बच्चे हैं तो 1 लाख इंटू 4,000 रुपये, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। और फिर उसके पास 100 ब्रांचेज हैं, तो कितना सारा करोड़ों में बिजनेस जनरेट हो गया। तो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी इतनी सारी ब्रांचेज हैं। अब इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाली स्कूल इनके अंदर अगर आप एंट्री करते हो
तो दे डोंट हैव टाइम टू एंटरटेन यू, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू एंटरटेन यू, बिकॉज ऑलरेडी दे आर मेकिंग मनी, दे आर जनरेटिंग बिजनेस, बच्चों को भी बेनिफिट दे रहे हैं, भाई स्कूल्स पढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूल्स में आ रहे हैं, पेरेंट्स को बेनिफिट है, अच्छी स्कूल्स में मौका मिल रहा है, और वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। ऐसे में आप एंट्री कैसे करोगे? और मजेदार बात, इन टॉप क्लास स्कूल्स का एक इशू और, भाई ये सिंगल ओनर स्कूल नहीं होती, यहाँ पे कई मालिक होते हैं। अब जब कई मालिक हैं तो फिर इशू ये आ जाता है कि प्रिंसिपल कौन है, वो हो सकते हैं कोई रिटायर्ड कर्नल हो, रिटायर्ड इंग्लिश के प्रोफेसर हो, कोई भी एक्स, ये वो लोग हैं जो उनके बिहाफ पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके पास सारे पावर्स हैं एक्सेप्ट मॉनेटरी टर्म्स, फीस वीस का डिसीजन जो है ये नहीं लेते भाई, बाकी सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का ये देख लेते हैं। आपकी मुलाकात तो प्रिंसिपल से होगी, वो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं क्योंकि मेन मालिक जो है वो तो वहाँ रहते ही नहीं है। ऐसे में अगर आप इन स्कूल्स को अप्रोच कर रहे हो तो आप अननेसेसरी मेहनत कर रहे हो, वहाँ बिजनेस ज़्यादा मिल नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका एक सेमिनार करा देंगे, बट जवाब क्या आएगा आपके पास अगर आपने प्रयास किया? सर वो डिसीजन तो दिल्ली से होता है, डिसीजन तो मुंबई से होता है, डिसीजन तो बेंगलोर से होता है। तो आप अब उनको हम प्रेशराइज तो नहीं कर सकते ना, कि हम कह तो नहीं सकते नहीं करो ही करो, करो ही करो। वो एक हद तक कर सकते हैं भाई, वो भी प्रिंसिपल है यार, मालिक तो मालिक होता है ना, वो अपनी बात एक हद तक आपकी बात मान सकते हैं, इसका सम्मान करके आपका सेमिनार करवा दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा बिजनेस जनरेट करना है तो आपको दूसरे हिस्से में जाना चाहिए। टॉप क्लास के स्कूल्स को सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा है, हमने साहब फलानी स्कूल के अंदर सेमिनार किया है, ये अच्छा लगता है भाई, हमने यहाँ प्रोग्राम किया है, वो तो बहुत अच्छा है। और कभी काश तुक्के से कोई स्कूल में बिजनेस मिल जाए तो मिल जाए, बहुत खुशी की बात है। बट लेकिन किंतु परंतु ये ध्यान में रखो कि अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है ना तो दूसरी कैटेगरी को अप्रोच करो, ना कि टॉप क्लास के स्कूल को। रीजन बताएंगे अभी। आप बड़ी कंपनीज को देख लो, सेल फोन बेचते हैं, मोबाइल, कितना गजब का मार्केट मिलता है, जहां 10-20 हज़ार रुपए के मोबाइल है, क्योंकि वो हर कोई खरीदता है। 1.5 लाख का मोबाइल खरीदने में टाइम लगता है, लेकिन 20-30 हज़ार का तो कोई भी खरीद सकता है ना। और उसमें भी वो इंस्टॉलमेंट में हो जाता है, 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज, डाउन पेमेंट भी 0 है। आप तो आ जाओ, आपकी सिविल अच्छी है तो आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, हो गया काम। 1,000 रुपये महीने की किस्त आएगी, लोग मोबाइल ले लेंगे। 5-10 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट किया, 20 हज़ार की किस्त, मुश्किल से 1,000 करके भी अगला दे देगा तो दे देगा। तो बड़ी कंपनीज को भी ये चीज़ पता है कि किस पे काम करना चाहिए और कहाँ काम करना चाहिए, है ना। इस चीज़ को आपको भी समझने की आवश्यकता है कि कहाँ पे काम करना चाहिए। तो अगर आप हमारा एक्सपीरियंस लेते हो ना, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हम ये होमवर्क करके ही उतरते हैं कि किस जगह काम करना चाहिए। ये नहीं है कि बस प्रोग्राम आ गया अब तो जो इंडिया की सबसे बड़ी स्कूल होगी वो पकड़ेंगे। अरे बाबा, वहां जाओगे ना तो वहां उसके जो नियम कानून है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे। फिर आप कहोगे यार हमारे को, फिर थोड़े दिनों में डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, आदमी डिप्रेस हो जाता है, अरे यार काम तो चलता नहीं है, फिर वो लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिया काम? क्योंकि आपने उसके नियमों को पूरी तरह से फॉलो ही नहीं किया। जो एक बिजनेस में एंट्री करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो सिस्टम बना चाहिए उसको फॉलो ही नहीं किया, तो बिजनेस कहां से मिलेगा? इस चीज को विशेष तौर पे समझो और उसके हिसाब से आगे चलो, ठीक है ना। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पे। इसीलिए आपको आज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज बता रहे। तो अपने को टॉप क्लास के स्कूल्स में नहीं जाना है, तो फिर किस में जाना है? तो हमें जाना है सेकेंड नंबर पे, लोअर। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? लोअर क्लास का मतलब लोअर नीचे तबके की नहीं है। लोअर क्लास का मतलब है जहां फीस कम है। बस इस शब्द का इतना ही अर्थ है, इससे ज्यादा मत ले लेना भाई कि कोई ऊंचा तबका नीचा तबका। नहीं बाबा, आपको समझाने के लिए कैटेगराइज किया है कि इसकी फीस ज्यादा है, इसकी फीस कम है, बस इतना सा है। कम फीस वाली स्कूल ज्यादा अच्छा है, कम फीस वाली स्कूल ले लो, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। कम फीस वाली स्कूल, ठीक है ना, ये स्कूल ये चलेगा ना, कम फीस वाली स्कूल। अब इशू क्या है? आप अपना प्रोजेक्ट ला जा रहे हो, जहां जहां जा रहे हो ना, वहां फीस साल की है मुश्किल से 10,000 रुपए या 20,000 रुपए। अब जो स्कूल की फीस 10,000 या 20,000 है ना, अगर आप अपना प्रोजेक्ट लेके जाओगे और आपको वो कहेंगे साहब आपकी फीस कितनी है, आप कहोगे जी हमारे तो 5,000 हम लेते हैं, फिंगरप्रिंट भी करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाला वर्कशॉप भी करा देंगे, हम तो 5,000 रुपए में कर देंगे। 5,000 रुपए? और हमारी तो साल भर की 10,000 है, तुम्हारे वाली देंगे तो हमारी वाली कब देंगे, और हमारी देंगे तो तुम्हारी दे ही नहीं सकते, किसी एक की दे सकते। फीस तो अगले के पास 10,000 ही है, 5,000 तो तुम ही ले गए, तो बैठेगी नहीं ना बात। दूसरा, इफ यू आर सच अ बिग गन देन व्हाई डिड यू कम हियर? यहां क्यों आए थे भाई, क्यों आए यहाँ पे? अगर तुम्हें इतना ही जबरदस्त बिजनेस है तुम लोगों का, इतना ही बड़ा प्रोग्राम है, तो बड़ी स्कूल्स के अंदर जाना चाहिए था, छोटी स्कूल्स में क्यों आए, है ना। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि हमें किस स्कूल को अप्रोच करना चाहिए। तो सेकंड नंबर पॉइंट है, इस स्कूल को भी अप्रोच नहीं करना है, यानी जिसकी फीस कम है उसको भी हमारे को अप्रोच नहीं करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब आते हैं मिडिल क्लास।
मिडिल क्लास स्कूल, ये कौन सी स्कूल है? ये वो स्कूल्स हैं जिनका मालिक एक ही होता है सबसे पहले। ज्यादा इनकी 2-3 ब्रांचेज होंगी, 4 ब्रांचेज होंगी, जिसमें एक स्कूल में हो सकता है 4000 बच्चे ही हों, दूसरे में 2500 होंगे, तीसरे में 500 ही होंगे, चौथी अभी खोली होगी, लेकिन कहने को स्कूल है। 4 स्कूल हो गई भाई। इन 4 स्कूल में इनका जो मालिक है आप उसको अप्रोच करो। फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा, इन स्कूल्स को अप्रोच करना ईजी रहता है। सिंगल ओनर स्कूल होती है तो डायरेक्ट मालिक से डायरेक्ट बात हो पाती है। तो रूल नंबर 1, कौन सी स्कूल अप्रोच करनी है? ये करनी है। इसके पीछे लॉजिक है। अब आप कहोगे इस पे लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है साहब कि इसकी फीस 25,000 रुपए से 50-60 हजार रुपए तक होती है। मिडिल क्लास पेरेंट इन्हीं स्कूल्स में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। ये स्कूल्स काम की है, इन स्कूल्स को अप्रोच करना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया ना, 25,000 से 50,000 60,000 के बीच की स्कूल को आपको टच करना है, वो मिडिल क्लास स्कूल है। दूसरा, उनके 3-4 ब्रांच ही होती है। तीसरा, उनका एक ही ओनर होता है, तो आप मालिक से मुलाकात कर सकते हो। चौथा, उनके जो इच्छा है बिजनेस जनरेट करने की वो बहुत होती है। भाई 4 है, हम 40 ब्रांचेस करें। 40 ब्रांचेस करने के लिए कंपटीशन हटा के कुछ नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम 40 ब्रांचेस की तरफ जा सके, नहीं तो जो है करंट में उनमें बच्चे बढ़ सके। इसलिए वो स्कूल्स का इंटरेस्ट भी रहता है कि भाई हमें भी बिजनेस मिले, हम भी आगे बढ़ें, तो वो आपके साथ मिलके काम कर सकते हैं। इसलिए मिडिल क्लास के स्कूल्स को अप्रोच करो। अब मिडिल क्लास स्कूल को अप्रोच करने में कुछ एक चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये सीबीएसई की होनी चाहिए भैया। रीजन बताऊं, फीस होती है, स्टेट बोर्ड की फीस इतनी कई बार होती नहीं है, ठीक है ना, और प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं होती है, कई बार गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में हो सकती है ना। इस चीज को समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो तो फ्री में ही कराती है। प्राइवेट स्कूल से जहां पे फीस ली जाती है तो वहां आप कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते हो और आपका बिजनेस जनरेट कर सकते हो, लेकिन कम फीस लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये नहीं 50,000 ले ली, वो तो स्कूल वाले ही ले रहे हैं, आप कहां से लोगे? तो कम फीस के अंदर ज्यादा बिजनेस कैसे जनरेट हो सकता है, समझने की बात है, ठीक है ना। ये आ गया सीबीएसई का। दूसरा पॉइंट है भाई, सीबीएसई हो गया पहला। दूसरा, बच्चे मिनिमम 500 तो होने ही चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आपका काम निकलेगा। बच्चे ही कम है, 100-200 हैं तो क्या, उसमें कुछ तो नर्सरी के एलकेजी यूकेजी वाले होंगे, आपका काम ही नहीं निकलेगा। तो कम से कम 500 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तीसरा भाई, सीबीएसई बोर्ड हो गया, 500 बच्चे होने चाहिए और फीस जो है 25 से 50 के बीच में होनी चाहिए। ये मिडिल क्लास स्कूल काम की होती हैं। ये क्यों काम की होती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो पेरेंट होता है वो पेरेंट मिडिल क्लास का होता है। वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि यार वैसे भी तो साल के 40,000 दे रहे हैं, 5,000 एक साल और सही, 40 के 45 हो जाएंगे, 5,000 एक्स्ट्रा देने से अगर बच्चे का आईआईटी में हो जाए, मेडिकल में हो जाए तो अच्छी बात है यार, देख लो कोई बढ़िया चीज आता है, तो वो इसलिए दे देते हैं। वैसे भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 12th में इसको हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हम बाहर भेजें, वहाँ 5-10 लाख ऐसे ही लग जाएंगे, तो अच्छा है 5,000 में डिसीजन हो जाए कि हमें वहाँ भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। इसलिए इजीली आप वहाँ पे काम करो जहां आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और जिनको इस चीज की जरूरत है। सीधी सी बात, जरूरत तो सबको है, पर आपके लिए भी तो अप्रोचेबल होना चाहिए ना। भाई जो पेरेंट टॉप क्लास के स्कूल में लाख रुपए दे रहे हैं उनके लिए आपका 5,000 रुपए क्या बड़ी बात है, लेकिन आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हो, क्या मतलब है? तो जहां तक पहुंच सको वहां से तो रेवेन्यू जनरेट करो, फिर वैसा लेवल आ जाए जहां आपने 150 स्कूल खुद कर रखी है, तो फिर आपके लिए भी ईजी हो जाएगा टॉप क्लास के स्कूल को अप्रोच करना। कॉन्फिडेंस भी अलग होता है, बात करने का तरीका भी अलग होता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। हम सब पे आएंगे इस मार्केटिंग सेशन में, हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना सा समझ लो कि हमारे को मिडिल क्लास की स्कूल अप्रोच करनी है जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चलो आपने सिलेक्शन तो कर लिया कि हमारे को मिडिल क्लास की स्कूल अप्रोच करनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, वहां किससे मिलना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फलानी स्कूल के टीचर मेरी जानकारी में है, मैं उनके थ्रू एंट्री कर लूंगा, फलानी स्कूल के प्रिंसिपल मेरी जानकारी में, मैं उनके थ्रू एंट्री कर लूंगा। दोनों तरीके अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा कारगर तरीका कौन सा है? हमारे अनुभव से आप डायरेक्ट स्कूल के डायरेक्टर से मिलो। अगर आपकी कोई जानकारी है, कोई रेफरेंस है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट डायरेक्टर से मिल सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं भी ना तो आप डायरेक्ट डायरेक्टर से मिलो। रीज़न क्या है? डायरेक्टर और प्रिंसिपल के थॉट प्रोसेस में बहुत अंतर होता है। प्रिंसिपल 45 मिनट बात करने के बाद भी आपको यही कहेंगे कि हम एक बार डायरेक्टर सर से भी मुलाकात कर लेते हैं, फाइनल डिसीजन वो लेंगे। और अगर आप डायरेक्टर से डायरेक्ट मिलते हो तो वो 5 मिनट ही देंगे आपको, वो 45 मिनट, ये 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर आपकी सारी बात को समझ के तुरंत प्रभाव से निर्णय ले लेंगे। उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सही जगह वही है, वहीं पे बात करो। दूसरा देखो, एक बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, स्कूल प्रिंसिपल का कार्य स्कूल चलाने का है। बच्चों को टाइमली आ जाए स्कूल में,
सब कुछ व्यवस्थित तरीके से बच्चे पढ़ाई कर ले, टीचर्स पढ़ा दे, टीचर्स टाइमली आ जाए, और इससे रिलेटेड जो मैटर है, स्कूल ड्रेस बच्चे प्रॉपर पहन रहे हैं, स्कूल में प्रॉपर व्यवस्था है, टाइम पे स्कूल की घंटी बज रही है कि नहीं, टाइम पे छुट्टी हो रही है कि नहीं, बच्चों के कोई चैलेंजेस है तो टाइम पे पेपर हो रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ है जिसमें स्कूल प्रिंसिपल इंगेज रहते हैं। लेकिन स्टाफ को सैलरी देनी है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, स्कूल ओनर देंगे, सीधी सी बात है ना। स्कूल टीचर्स छुट्टी ले सकते हैं प्रिंसिपल से परमिशन लेके, उसमें भी डायरेक्टर की जानकारी में रहती है चीज़। लेकिन अगर प्रिंसिपल को छुट्टी लेनी तो कैसे लेंगे? डायरेक्टर साहब से तो कहना पड़ेगा ना, ऑनर है वो, है ना। तो मूल बात समझो कि मेन शक्ति बिंदु, शक्ति केंद्र कहाँ है? स्कूल ओनर। और स्कूल ओनर का थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है। स्कूल ओनर जो है ना, चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। आप अगर अपना प्रोजेक्ट लेके जाओगे तो पहले तो वो यार 10-15 करोड़ रुपए लगा के स्कूल रन कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो अच्छा खेसा खेला खाया व्यक्ति है बिजनेस के लाइन में, वो 1 मिनट में पकड़ जाते हैं आप झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो, ठीक है। दूसरा, वो देखते हैं आपका सब्जेक्ट पे कितना कमांड है। तीसरा, वो ये देखते हैं इस के कंसेप्ट से मेरे को बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक है। चौथा, कल को हम ये प्रोग्राम लेके आए तो पेरेंट्स के आगे हमारी फजीती नहीं करवाती। पांचवा, अगर हम ये प्रोजेक्ट लेकर आए, अगर इस तरह की एक्टिविटी करें तो बीच में छोड़ के नहीं भाग जाए, सीधी सी बात है। और प्रोग्राम भी जेन्युइन है कि नहीं, ऑथेंटिक कितना है, ये सारी बातों को ध्यान में रख के स्कूल ओनर डिसीजन लेते हैं। वो 5 मिनट में ले लेते हैं, सारा तंत्र जितना भी ना आप में वो देख लेंगे और आपको बता देंगे करना है कि नहीं करना है। उनके लिए स्कूल के कोई मायने नहीं रखते हैं कि 26 जनवरी है कि 15 अगस्त है कि मार्च है कि नहीं है। अगर उन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और बच्चों के काम का है, वो 26 जनवरी के 1 दिन पहले भी करवा सकते हैं। भाई परेड होएगी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है हमारा, 15 अगस्त स्वतंत्रता जो है हमने हासिल करी है 1947 में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है भाई 15 अगस्त। उस दिन तो परेड होनी ही हो रही है और पूरा देश उसका जश्न मनाता है। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा परेड कंप्लीट होगी, उसके बाद स्कूल में छुट्टी हो जाती है, बच्चे घर चले जाते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको, हमने तो यही देखा, बूंदी के लड्डू मिलते थे हमारे को और वो किया, और गणतंत्र दिवस हुआ या 15 अगस्त हुआ, वो प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे से प्रोग्राम होता, सेलिब्रेट होता, और उसके सेलिब्रेशन के बाद में सब अपने घर चले जाते। उस दिन छुट्टी हो जाती। पर स्कूल के डायरेक्टर के हाथ में है ना, आपका प्रोग्राम लेके गए, वो कह सकते हैं कि परेड के तुरंत बाद, प्रोग्राम सेलिब्रेशन के बाद में सारे बच्चों को बैठा लिया जाएगा, आधा घंटा ये प्रोग्राम बताया जाएगा। कौन मना करेगा? बच्चे भी बैठेंगे, कौन मना करेगा? लेकिन प्रिंसिपल साहब को अगर आप ये चीज़ कहोगे ना, तो उन्हें डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कि सर ये एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम है, ये भी हम कराना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। तो जब पता है शक्ति का केंद्र डायरेक्टर, तो वहीं से बात करो। दूसरा, डायरेक्टर कल एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, डायरेक्टर सर डायरेक्ट कह सकते हैं करो ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बच्चों के बेटरमेंट का प्रोग्राम है, डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, याददाश्त अच्छी होती है, कराओ ये फटाफट प्रोग्राम। डायरेक्टर फटाफट कह देते हैं, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है, इसलिए डायरेक्टर से मिलना जरूरी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं प्रिंसिपल शब्द, प्रिंसिपल पोस्ट, प्रिंसिपल जो व्यक्ति हैं उनका कोई निरादर कर रहा हूं ना, कतई नहीं। बात यह कि बिजनेस करने का, डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, फीस का पावर किसके पास में, आप किससे बात करोगे जिसकी हाँ 100% है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो स्कूल ओनर होते हैं। जहां स्कूल ओनर ये बात कह दे, डायरेक्टर ये बात कह दे, प्रिंसिपल से बात कर लो, वहां तो बात ही खत्म। नहीं तो आपको पहले स्कूल ओनर से मिलना चाहिए। इफ दे से यार आप उनसे बात कर लो इस संबंध में, वो जो कह देंगे वो फाइनल है, तो बात ही खत्म, है ना भाई। हमने अपने अनुभव से आपको ये चीज बताई है, बाकी आप किसी से भी अप्रोच करके बात कर सकते हैं। मैंने टीचर्स का क्यों मना किया, प्रिंसिपल का क्यों मना किया, इसीलिए मना किया। आप टीचर के थ्रू भी जाओगे तो जा तो सकते ही हो ना, कोई नहीं है ऐसा तो बहुत ही बेहतर है, कोई नहीं है ऐसा तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वही एंट्री नहीं करने देते हैं, है ना, वो तो बेहतर है। लेकिन अगर आप जा सकते हो डायरेक्ट, तो आपको स्कूल डायरेक्टर को मिलना चाहिए, चेयरमैन को मिलना चाहिए, वही सही जगह है आपकी चीज पे बात करने की। और सबसे बड़ी बात है, दे आर विलिंग, आप जाओ तो सही उनसे बात करने, कोई उनके चैम्बर में जाता ही नहीं है, सारे पेरेंट्स, बच्चे, सब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं। बिजनेस के प्रोग्राम के संबंध में डायरेक्टर से मुलाकात करने जाता ही कौन है? आप जाइए, आपका काम निश्चित रूप से होता है, आप बात करें, वो बैठे हैं भाई, इतनी बड़ी स्कूल खोली है, इतना प्रोग्राम चला रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, जन सेवा थोड़ी कर रहे हैं, जन सेवा तो हो ही रही है, बच्चों की वैसे ही हो रही है, आर्थिक लाभ भी तो कर रहे हैं। तो अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लेके जाओगे जिससे स्कूल के बच्चों को बेनिफिट है, पेरेंट्स को बेनिफिट है, और उनको भी आर्थिक लाभ हो रहा है, कोई उनकी भी एक्टिविटी हो रही है कि उनको भी बच्चे ज्यादा एडमिशन मिल रहे हैं, उनकी भी फीस आ रही है, तो वो क्यों मना करेंगे? वो भी तो चाहेंगे ना कि भैया मैं नंबर 1 पे आ जाऊं, स्कूल पूरे इंडिया के अंदर फलानी जगह, फलाने डिस्ट्रिक्ट में, साहब मेरे स्कूल में ये प्रोग्राम होता है, तो ज्यादा एडमिशन आएंगे तो उनको ज्यादा बिजनेस मिलेगा। बहुत सीधी सी बात है। तो ये इसलिए आपको वहीं जाना चाहिए,
और वहां बात करनी चाहिए। तो ये अनुभव से आपको बताइए, बाकी डिसीजन इज योर्स। देखो हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, बाकी आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, हमारा अनुभव आपको सहयोग करता है, ठीक है। यहां तक की तो बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि साहब आपने स्कूल में एंट्री कर ली, भाई आपने सिलेक्शन कर लिया कि हमें किससे मिलने जाना है। मिडिल क्लास की स्कूल बोले तो जहां फीस 20,000 25,000 से 50,000 के बीच है, उस स्कूल को अप्रोच करना है। तो सबसे पहला होमवर्क क्या हो गया अब आपका कि आप लिस्ट बनाओ किन किन स्कूल्स में जा सकते हैं, ठीक है ना, अप्रोच कर सकते हैं। तो आपका पहला कार्य हो गया सिलेक्शन ऑफ स्कूल, कितनी तरह की स्कूल से छंटनी हो गई ना, तो काम अपने आप ही आसान हो गया, ठीक है। नंबर 2, अब जाओगे वहां मिलोगे किससे, वो भी क्लियर हो गया, प्रिंसिपल से नहीं डायरेक्टर से मिलना है, पॉइंट 2। अब आता है पॉइंट 3, वहां मिलोगे तो बात क्या करोगे। यहां आ गई ना, तो बात करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करके जाना होगा। कितने तरह का होमवर्क है आपको बता देते हैं। सबसे पहले नंबर पे होमवर्क, ये मैं सबसे पहले बताता हूं, लेकिन आज आपको थोड़ी देर बाद बताया, मेरे सेशंस आपने अटेंड किया और मैं सबसे पहले नंबर पे होमवर्क ही कहता हूं। लेकिन जिनकी बड़ी भूख है, जल्दी है, उनके लिए पहले शुरुआत की भाई ऐसे एंट्री कर लो फिर आते हैं होमवर्क के ऊपर। अब होमवर्क में क्या क्या होमवर्क करना है, देखो सबसे पहले भैया अभी तो पड़ रही है दिसंबर जनवरी का मौसम है, जनवरी तारीख हो गई आज 9 तारीख है, आज 9 जनवरी, तो जाहिर सी बात है सर्दी तो बढ़िया वाली पड़ी रही है। तो मैं तो आपके सामने हुडी पहन के सेशन ले रहा हूँ, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं ना तो भैया कोट पैंट पहन के जाओ, पूरा जाप्ता करके जाओ कि सर्दी नहीं लगे, और गर्मी में जाओ तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन एक आपका ड्रेस होना चाहिए। कहने का अर्थ इतना सा है, घुमा फिरा के बात ये कि जब आप स्कूल में जाते हो ना, तो स्कूल इज ब्रैकेटेड बाय प्रोफेशनल ड्रेस कोड। आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तो या तो अपना टी शर्ट बना लो, अपना सूट कोट बना लो, ब्लेजर बना लो। आपने देखा होगा, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, वहाँ पे नॉर्मल डेज में तो आप कुछ भी, वो टीचर्स अपना पैंट शर्ट पहन के आते थे, प्रॉपर जो ड्रेस होती है एक टीचर जो पहनते हैं वो पहन के आते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर उन सब के फिक्स थे ब्लेजर जो स्कूल की तरफ से गिवन थे। ग्रे कलर का सा, क्रीमिश कलर का वो ब्लेजर पहनते, सब यूनिफॉर्मिटी दिखती है उससे, इसीलिए यूनिफॉर्म नाम पड़ा है, सब एक जैसा ड्रेस कोड हो जाता है, वो बहुत सुंदर लगता है। आप देखो टीम 360 सारे जगहों पे आपने देखा होगा, टीम 360 अपने टी शर्ट पहन के जाती है, यूनिफॉर्मिटी दिखती है, एकता दिखती है, एक सुंदर ड्रेस कोड लगता है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, अपना ड्रेस कोड तैयार करो कि भाई मैं इस ड्रेस कोड में जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है ना। ड्रेस कोड क्लियर हो गया। ड्रेस कोड सबसे पहला होमवर्क है भाई, वो हमारे पास होना चाहिए कि हम क्या पहने। आप अपनी मार्केटिंग स्वयं करो ना, पीछे लोगो लगा हुआ है टीम 360, सबको पता चलता है टीम 360 वाले आ गए। और जब 8-10 जने ऐसे सेमिनार लेने के लिए खड़े होते हैं तो सबको पता होता है पूरा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ है, पूरी टीम आई हुई है, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, और उस इंपैक्ट से बिजनेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि उनको ये लग जाता है ये भागेंगे नहीं, 8-10 लोग आए हैं भैया, तामझाम लेकर आए हैं, ये तो कुछ करके ही देंगे, रिजल्ट निकाल कर ही देंगे। इसलिए एक आदमी आता देखते पता नहीं यार कल ने कोई याद नहीं, इधर उधर हो गया, फोन ऑफ कर लिया। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। 8-10 लोगों की टीम दिखती है, सबको लगता है यार ये तो पूरा तामझाम लेके आए हैं, ये लंबा खेलने वाले हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, और फिर बैकग्राउंड भी वर्क करता है कि आपने इतनी स्कूल्स में काम किया है एंड ऑल। इसलिए कह रहे हैं आपको ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 1 ड्रेस कोड। होमवर्क में बता रहा हूँ कि जब स्कूल के गेट में एंट्री कर रहे हो उससे पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। रूल नंबर 2, आपका ड्रेस कोड फाइनल हो गया। अब आप किससे मिलने जा रहे हो, स्कूल के ऑनर से मिलने जा रहे हो। तो जब स्कूल के ऑनर से मिलने जा रहे हो तो आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। और दूसरे नंबर पे क्या बताया, सेकंड पॉइंट क्या बताया, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए आपकी। कारण क्या है कि हमने बहुत सेमिनार किए हैं, वो शुरुआती दौर के अंदर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी रहा हूं, तो मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए। तो मैं ये देखता था, कोई आता ना कोई बढ़िया भाषण दे जाता, कोई आता कोई बढ़िया भाषण दे जाता, और हर व्यक्ति अलग अलग। क्या होता ना, एक टाइम के बाद में आप इतने व्यस्त हो जाते हो बढ़िया भाषण देने के कि आप किसी चीज़ को कैसे भी घुमा फिरा के पेश कर दोगे, नए जोक्स के साथ पेश कर दोगे। आपको कहनी तो 3 ही लाइन है, लेकिन 3 लाइन को 3 तरीके से कह सकते हो, हर बार नए नए तरीके के एक्सपीरियंसेस करते हो, और सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो सेमिनार नेटवर्किंग के अंदर मैं देखता था, कॉलेज टाइम में मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार्स देखे, तो मैं सेमिनार्स देखता था तो मैं ये देखता था कि ये बात है शायद मैं आई थिंक 20-22 साल का रहा हूँगा या 21 साल का रहा हूँगा। उस टाइम में मैंने देखा है कि, या 19 का भी मान लो आप, 19 या 20 साल का रहा हूँगा, तो मैं नेटवर्किंग कंपनीज के सेमिनार्स मैंने अटेंड किए हैं। तो मैं देखता था हर सेमिनार में लेने वाला व्यक्ति अलग ही तरीके से भाषण देता और इतना इंपैक्टफुल और इतना शानदार वाला कि मैं फ़ैन हो जाता, यार क्यों होता तरीका तो भाषण देने का। और मैं देखता हर बार वो नए तरीके से आ रहे हैं, नया कुछ लेके आ रहे हैं। मुझे लगता था है भाषण हमेशा नया होना चाहिए।
उससे क्या आएगा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये क्या है, ये इसने तो कुछ बोला ही नहीं, ये तो इसके पास इतना ही सामान है, इसीलिए हर बार नया। मैंने ये चीज़ पकड़ ली, ये गलत है, मैंने ये चीज़ पकड़ ली और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है मैं बताऊं आपको। चैलेंज कहाँ आता है, चैलेंज आता है कि आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ ली है, उस चीज़ का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उस चीज़ का इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो, ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहे हो भाई, क्योंकि आपने ये तय कर लिया मैं हर बार नए तरीके से भाषण दूंगा। नए तरीके से भाषण देने में बहुत चैलेंज आते हैं। मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। कभी तो मैं जोक्स भूलता था, कभी मैं मैटर ही भूल जाता था, कभी मेरा आई कांटेक्ट नहीं होता, कभी मेरे ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस। और मेरे साथ तो एक चैलेंज और भी था, मैं पतला भी बहुत था, है ना, 50-55 किलो का, तो वो थोड़ा शर्ट वर्ट लटकती, मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, तो मेरे लिए ये वीकर पॉइंट हो जाता था। लोगों के लिए नहीं होता होगा, कई लोग बड़े कॉन्फिडेंट फील करते होंगे, मैं नहीं करता था बाबा। मुझे लगता था यार हेल्दी हष्ट पुष्ट होना चाहिए, ऐसे वीक खड़े रहते हैं, फिर क्या है सीधे यूं खड़े रहना चाहिए, मैं यूं खड़ा रहता। क्यों खड़ा रहता, क्योंकि यूं खड़े रहेंगे तो पेट तो अंदर शर्ट पूरी से यूं। अब ऐसे के अंदर क्या है कि उतना खड़े रहने की आदत ही नहीं, स्ट्रेट ऐसे खड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पतले दिखोगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूरी नहीं है आपका हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता था। मेन बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है कि मैंने गलत चीज़ पकड़ ली थी कि भाई साहब भाषण बार बार नए नए तरीके से होना चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट बार बार बदलनी चाहिए ताकि लोगों को ये लगे इसके पास नया मैटर भी है देने के लिए। और वहीं मेरे से चूक हुई। जो समझदार लोग हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि विपुल इस चक्कर में तुम क्या है, इंपैक्टफुल नहीं रहते हो, इंप्रेसिव नहीं रहते हो, शाइन नहीं करता है तुम्हारा भाषण, क्योंकि तुम बहुत फास्ट चलते हो या बहुत स्लो चलते हो, फिर तुम्हें ध्यान नहीं रहता, आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, लोग मजे ले लेते हैं, काउंटर आंसर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर तुम एक स्क्रिप्ट लेके चलोगे तो फायदे में रहोगे। एंड आई डिड दिस, ये बहुत सही है। अगर आपने एक मूवी है, मूवी का नाम है चांदनी चौक टू चाइना, उसके अंदर अक्षय कुमार को उनके गुरु ये बात कहते हैं कि मुझे तेरे दुश्मन के उस 10,000 मूव्स की चिंता नहीं है जिसकी उसने एक बार प्रैक्टिस की है, उस मूव की चिंता है जिसकी उसने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, क्योंकि वो मारेगा और फिर गया तो काम से। रीज़न ये है कि वो उसकी बहुत शाइन की है ना, गजब की शाइन की हुई है, और वो शाइन की हुई चीज़ इंपैक्ट डालती है, इंप्रेस कर देती है, सामने वाला फैन हो जाता है उसका। ऐसे ही जब हम भाषण देने जाते हैं ना, तो वो इतनी सी स्क्रिप्ट बहुत तीखी चोट देती है, काम कर देती है। सिंगर्स को देख लो आप, मूवीज़ को देख लो, सब फिक्स स्क्रिप्ट होती है, ऐसे थोड़ी चले ही जा रहे हैं, बने ही जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। अरे भैया सटीक स्क्रिप्ट होती है, उससे काम होता है। स्क्रिप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और फिर क्या है, हफ्जर्ड वे में चलोगे। अगर मान लो 1 मिनट के लिए आप डायरेक्टर के सामने बैठे और बात कर रहे हो, और उन्होंने बोला हाँ किस मकसद से आए, या क्या आपका प्रोग्राम है, क्या ऑब्जेक्ट है आपका, बताओ किस तरीके से आपको प्रोग्राम करना है, क्या चीज़ है आपकी। मान लो उन्होंने पूछ भी लिया, आप तो वहीं अटक गए। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, हम लोग DMIT काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हम रीजन एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग मिड ब्रेन कर रहे हैं, उसमें हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो वो कहेगा कहना क्या चाहते हो, क्लियर सटीक बताओ। और मज़ेदार बात यह कि अगर आप ऐसे बताने गए तो ठीक है सोच के बताएंगे, ये स्थिति होगी। सटीक आंसर देना बहुत ज़रूरी है, सटीक स्क्रिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए, और स्क्रिप्ट कैसे मैं बताता हूँ। स्कूल के डायरेक्टर से बात कर रहे हो, वो स्क्रिप्ट अलग होती है, ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, वो स्क्रिप्ट अलग होती है। बच्चों के आगे सेमिनार करोगे, वो स्क्रिप्ट अलग होती है। पेरेंट्स के आगे बात करोगे, वो स्क्रिप्ट अलग होती है। मोरलेस स्क्रिप्ट करीब करीब सेम होती है, लेकिन इंसान जनता देख के थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे चेंज करना रहता है। सटीक स्क्रिप्ट होगी आपकी एक फिक्स, वो तो रहेगी, लेकिन उसके ऊपर नीचे की लेयर बदलते रहनी चाहिए। बच्चों के आगे सेमिनार है तो डायरेक्ट थोड़ी भाषण देना शुरू कर दोगे आप। बच्चों के हिसाब से मिलजुल के बात करोगे, हंसी टट्टे करके करोगे, मजाक मस्ती करोगे, तो माहौल बनेगा। पेरेंट्स से बात करोगे तो मजाक मस्ती थोड़ी करोगे उस तरह की, जो पेरेंट्स से बात करनी उस तरह के लेवल पे बात करोगे। लेकिन दोनों को बताओगे तो एक ही चीज ना, उस एक चीज के ऊपर क्या एडलेस किया जाए वो आपको समझ में आनी चाहिए। उसीलिए स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक सटीक स्क्रिप्ट फिक्स है कि भैया मैं इतना, ये मेरा मेन माल है, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, ये तो मुझे देना ही है। अब इसके ऊपर मैं क्या लेयर चढ़ाऊं जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये अंदर का मैटर तो आपके पास अच्छा होना चाहिए ना, ये हर बार थोड़ी बदलना चाहिए। मैं तो इसी हर बार बदल देता था, इसलिए इंप्रेशन नहीं पड़ता था। आपको कह रहा हूं वो मैटर आपका तैयार होना चाहिए। तो क्या आप लोग DMIT, मिड ब्रेन, रिज एनालिसिस या जो भी एक धंधे में हो, क्या आपके उस प्रोडक्ट की स्क्रिप्ट गजब की है क्या, कि नींद में उठाएं तो पहाड़ा जो है ना 7 एकम 14 7 21 7 चौको 28 6 एकम 6 2 6 13 18 ऐसे याद हो, नींद में उठाए और बोले बोलना शुरू कर यहाँ से और आप चालू हो जाओ। ऐसी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए, तब है मजा। अभी हम आपको स्क्रिप्ट भी बताएंगे, आप निश्चिंत रहो, आपको स्क्रिप्ट भी बताएंगे ताकि आपको पता चले कि स्क्रिप्ट क्या होती है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप इस चीज को समझो। स्क्रिप्ट फिक्स होनी चाहिए, स्क्रिप्ट फिक्स है तो ही काम होगा, आगे नहीं तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। स्क्रिप्ट फिक्स होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को आप समझ गए हैं, हमने कितनी चीजों पे बात करी, एक बार उसको वापस से रिवाइज कर देते हैं, एक बार आपको वापस से बता देते हैं। सबसे पहले क्या बात करी थी कि आपको
ये मार्केटिंग सेशन हम कर रहे हैं जो भी लोग डीएमआईटी मिड के बिजनेस में, रिजल्ट एनालिसिस के बिजनेस में और उस कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं और स्कूल्स को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को या जिन भी प्लेसेस को अप्रोच करना चाहते हैं उनको कैसे करें, उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी स्कूल लाइन से। स्कूल लाइन में हमने क्या कहा, सबसे पहला नियम है थंब रूल, सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स। 3 कैटेगरी स्कूल मिलेगी, टॉप क्लास की होगी, मिडिल क्लास की होगी, लोअर कैटेगरी की होगी। हमें मिडिल क्लास की स्कूल को अप्रोच करना है ना। मिडिल क्लास की स्कूल में आपको किससे मिलने जाना है, मालिक से, डायरेक्टर से मिलना है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। जब आप उनसे मुलाकात करने जा रहे हो तो आपके साथ में क्या इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करना है कि जब आप स्कूल के मालिक से मिलने जा रहे हो, डायरेक्टर से मिलने जा रहे हो, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी स्क्रिप्ट। कि आप जब उससे बात करोगे तो क्या मैटर है आपके पास, वो सटीक क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर है तो ही काम होगा। यहां तक का आप लोगों का मैटर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है ना। अब हम आगे चलते हैं। मान लो स्कूल के डायरेक्टर से आप मुलाकात करने गए, ठीक है ना। मान लो स्कूल के डायरेक्टर से आप मुलाकात करने गए, स्कूल के डायरेक्टर से। अब आप कहोगे ये क्या है, वैसे चक्रव्यूह तो पूरा बनाना चाहिए था, पर मान लो इस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अंदर गए, डायरेक्टर से मुलाकात करनी है। तो सबसे पहला रूल क्या है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जब आप स्कूल के अंदर एंट्री करोगे, है ना, तो कई लोग कहते हैं सर हमें स्कूल के गार्ड वही बाहर से रवाना कर देते हैं, रिगार्डिंग वॉट वहीं आ जाता है ना। तो एक सुंदर तरीका बता रहा हूँ। एक तो स्कूल के अंदर आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, स्कूल में एंट्री कर रहे हो, एंट्री हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वो फॉर्म वहीं पर वाले थे। किससे मिलना है, वैसे तो देखो मिडिल क्लास स्कूल्स में इतना इशू आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो गार्ड ही पूछ ले तो क्या बात कहोगे, भाषण मत दे देना वहाँ पे, हम लोग सेमिनार करने आए हैं। अरे उसे मतलब ही नहीं है, अननेसेसरी उलझा रहे हो उसको। मुद्दे की बात करो, डायरेक्टर सर से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है, आदमी देख के बात होती है। और नहीं तो सबसे सुंदर है, बच्चे के एडमिशन के संबंध में बात करनी थी, एडमिशन के संबंध में बात करने आए थे, खत्म बात। वो कुछ पूछेंगे ही नहीं, समझ लो एडमिशन है, फीस है, ये बात कह के चले जाओ अंदर। अननेसेसरी जो है ना वहाँ पे ज्ञान भाषण मत दो, क्योंकि वो कोई मतलब का नहीं है वहाँ पे आपको चीज़ें बताने का, सीधी सी बात है। आप बताओगे वही फ़ोन उठा लेगा, ये कोई बाहर जेन्युइन बता रहे, रिसेप्शन पे या प्रिंसिपल को डायरेक्ट फ़ोन कर लिया, वो कोई बाहर आया हुआ है, वो आपको कोई सेलिंग वाला समझ के बाहर से विदा कर देंगे। बेटर है कह दो स्कूल में सेमिनार के लिए आए थे, ये बात कर सकते हो। वो क्या कहा है, अरे बच्चे के एडमिशन के संबंध में बात कर रहे थे, बात ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, सीधा रिसेप्शन पे जाओ। यहां जगह मगजमारी करनी नहीं है। तो मोस्टली तो डायरेक्ट ही जब फॉर्म भरना, किसे मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है, क्या है ऑफिशियल काम है, बस खत्म बात। किसे मिलना है, प्रिंसिपल से बात करनी है, डायरेक्टर से बात करनी है, किस संबंध में बात करनी है ऑफिशियल है, बस खत्म बात। ऑफिशियल तो कह सकते हो, ऑफिशियल कह दो। ज्यादा गुस्सा, अरे बच्चों के एडमिशन के बारे में बात करनी है, वो कह दो। अरे भाई वो कुछ नहीं कहने वाले। और थोड़ा पोस्चर स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम सॉलिड तरीके से आए हो तो फटाफट साइन किया, हाँ लगना चाहिए कौन आया है क्या आया है। वो मूवी है, वो बहुत जोरदार है, वो धमाल, जिसके अंदर वो संजय दत्त को ढूंढने के लिए जाते हैं, पुलिस का रोल प्ले करते हैं अरशद वारसी, अचानक से वो निकालते हैं, सीबीआई यूं यूं घुमाया और क्या वापस अंदर है, यूं यूं को कौन सीबीआई है नहीं, लेकिन वो इस तरह से पेश कर दिया पता नहीं कौन आ गया, रियल है कि नहीं है, लेकिन वैसा फील कराते तो भाई वाकई कोई आ गया है। आपका पोस्चर कॉन्फिडेंस बहुत रोल प्ले करता है। ऐसे गिरते पड़ते जाओगे तो गार्ड भी जो है ना बाहर से रवाना कर देगा। तो थोड़ा पोस्चर के साथ जाओ, यही बात है। अब एकदम से जाओगे तो हड़बड़ा जाओगे, लेकिन पहले मेंटली प्रिपेयर हो ना कि जाओगे तो ऐसे चौड़े में बोलना है और प्रिंसिपल से मिलना है, बात खत्म। अरे वो बच्चे के एडमिशन के संबंध में बात करनी है, अगला दूसरा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। आप वहां पे ही एकदम ढीले हो जाते हो तो मामला बिगड़ जाता है, ठीक है ना। अब गए स्कूल के अंदर रिसेप्शन पे जाओगे आप, इसीलिए मैंने कहा ना हर चीज की स्क्रिप्ट है। ये लो साहब स्क्रिप्ट क्लियर हो गई। अब रिसेप्शन पे जाओगे तो जब रिसेप्शन पे जाओगे तो वहां पे भी दे वुड आस्क समथिंग, कोई ना कोई तो मिलेगा आपको। तब क्या बात करोगे, तब आपको ये बात बोलिए, आई एम सो एंड सो पर्सन, आई एम विपुल शर्मा फ्रॉम टीम 360, वी आर हियर टू वी वांटेड टू डिलीवर लेक्चर फॉर स्टूडेंट्स, और आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो आई वुड लाइक टू मीट प्रिंसिपल और डायरेक्टर, जिनसे भी आप जैसे डायरेक्टर से मिलने जाते, जस्ट वांटेड टू मीट डायरेक्टर। अब देख लो बाहर क्या लिखा है, मिस्टर है, मिसेज है, जो भी है, मिस है, जो भी आप देख लो, और आई वांटेड टू मीट डायरेक्टर, आई वुड लाइक टू मीट डायरेक्टर। वो कहेंगे रिगार्डिंग व्हाट, अपना पेज आगे कर दो, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर। चूंकि मिडिल क्लास स्कूल है एंड द डायरेक्टर डेफिनेटली वुड लव टू इन्वाइट यू, वो आपको बुलाएंगे, डोंट वरी। तो दे वुड से कि ठीक है आपका क्या है, अब आप लेके गए एक कोई छोटा सा कागज ले गए, मूड खराब कर लोगे तो नाउ नेक्स्ट एक और होमवर्क, अपना पूरा प्रपोजल तरीके से प्रपोजल बनाया हुआ वो लेके जाओ, है ना, एक पुलंदा फोल्डर लेके जाओ, है ना, तामझाम पूरा आपके पास होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है, पूरी तैयारी के साथ जाना है। अब उस दौरान हो सकता है आप अपना ब्रोशर भी दे सकते हो, अपना विजिटिंग कार्ड भी दे सकते हो, और जस्ट गिव देम उनके, मैं एजुकेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करने आया हूँ। और अगर आपके पास रेफरेंस है तो और ही बढ़िया है, एक्चुअली वी आर फ्रॉम टीम 360, वी हैव कम हियर इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, and for that we would like to meet director and with reference of so and so person।
तो अब आपने रेफरेंस भी दे दिया, ऊपर से ये चीज कह दी, नहीं भी दिया रेफरेंस तो भी दे वुड इनवाइट, डोंट वरी अबाउट दैट, वो बुला लेंगे। लेकिन आप ये तब कर पाओगे जब आपके पहले से मेंटली आप क्लियर होगे कि मेरे को क्या बोलना है। वहां जाके ऐसे हो जाएगा नहीं तो वह ना हकलाहट होने लग जाती है, फंबल करने लग जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक्चुअली बार बार रिपीट करते हैं सेंटेंस को, वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, घबराहट हो जाती है, मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं, होठ सूख जाते हैं। तो अपने अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है, हिंदी में सटीक बोलो, तैयारी करके जाओ, और अंग्रेजी पे अभ्यास है तो अंग्रेजी में बोलो। लेकिन जो भी करके जाओ ना, सटीक स्क्रिप्ट पक्की बना के जाओ। उस वक्त बात करने के दौरान वहां पे फिर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वहां हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। क्या बोलना है वो पहले से स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए। तो देखो कहां से शुरू हुई है, गार्ड से बात की ना, उसकी भी एक स्क्रिप्ट हुई है छोटी सी। फिर आप स्कूल ओनर से मिलने से पहले रिसेप्शनिस्ट से मिलोगे, रिसेप्शनिस्ट ने आपको वहाँ पे जेंट्स है लेडीज है जो भी है वो आपका कार्ड देखेंगे और वो आपको कह देंगे वहाँ बैठिए, थोड़ी देर में वो आपको डायरेक्टर सर या मैम जो भी हैं बुला लेंगे। अब आप अंदर जा रहे हो, नाउ यू आर गोइंग टू मीट डायरेक्टर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, यही होगा जनरल जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारा प्रथाएं हैं, सिस्टम है वो, हाँ यस प्लीज कम। अब आप जाके अंदर बैठोगे, अब आप वहाँ बैठ गए। अब जब आप बैठ गए हो तो क्या बात करोगे। अगर आपने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया तो वो तो बताया था ना, ऐसे उबासियां लेके विदा कर देंगे। देखो डायरेक्टर कोई सी भी स्कूल का हो, टॉप क्लास की, मिडिल क्लास की, लोअर कैटेगरी का, देंगे आपको 5 मिनट ही। ऑनर है यार, लोअर कैटेगरी की स्कूल में भी 5-10 करोड़ तो लगते हैं भाई, ऐसे हलवा नहीं है कोई खोल लिया, ठीक है ना। तो इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, दे आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम, ठीक है ना। तो 2-5 मिनट का टाइम है यार आपके पास, उसी में कुछ बताना है। तो 5 मिनट में आप ऐसा क्या वो बताओ कि सामने वाला 15 मिनट तक आपको सुने, और 15 मिनट में ऐसा क्या बताओ कि अगला आपको आधे घंटे तक, 1 घंटे तक बैठाए रखे। तो 3 टुकड़े हो गए ना, डायरेक्ट धावा नहीं बोलना है। तो सबसे पहले 5 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन बहुत शानदार बताओ। तो नाउ नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज इंट्रोडक्शन। सो मैं मेरे इंट्रोडक्शन से शुरुआत करता हूं, ठीक है ना। आई एम विपुल शर्मा, बेसिकली आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑफ न्यू माइंडसेट फ्रॉम नीदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन इंस्पिरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। आई डिलीवर लेक्चर ऑन दैट सब्जेक्ट स्पेशली फॉर द पीपल दोज हु आर इन LIC इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री और सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आई डिलीवर लेक्चर फॉर देम, रीजन इन ऑर्डर टू डेवलप देयर बिजनेस एंड but gradually, even apart from this, we are having 2 companies also, definitely I would discuss later. I tell you, gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few product like DMIT, RESA analysis. That's why we have come here and just wanted to share a very unique concept regarding education and students. So that is why we have come here. अब ये जो मैंने आपको बताया है, इसका अर्थ क्या है। विपुल शर्मा, सी वी आर हैविंग अ कंपनी, जिसका मैं बता रहा हूँ 2 कंपनीज, एजुकेशनल कंपनीज। अब आप देखो मेरा अगर मैं ब्रीफ करूंगा तो अगले के दिमाग में क्या प्रोजेक्ट जा रहा है, क्या इमेज बन रही है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, विपुल शर्मा नीदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गोल्डन इंस्पिरेशन, वहाँ से ट्रेनर है न्यू माइंडसेट के। दूसरा न्यूट्रिशनिस्ट भी है। तीसरा क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर देते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स पे तो आप भी लेक्चर दे सकते हो अच्छा खासा पढ़ के, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट बुक लिखी गई है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, सही नाम तो क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं उसको, तो आप उसमें बहुत अच्छा खासा सेशन ले सकते हो। और मैं LIC के ट्रेनर्स, LIC के जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स एजेंट्स के लिए मैं इस तरह के लेक्चर्स लेता था। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं खुद रहा हूँ, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, क्या होता है ना कि आप थोड़ा बहुत तो बता सकते हो कि भाई मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, LIC के कारण कॉर्पोरेट सेक्टर आपको बोल दिया, तो आप ये बना सकते हो अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से। तो मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है। और उसके अलावा ग्रेजुअली आई रियलाइज, धीमे धीमे मुझे एहसास हुआ कि मैं उन लोगों को भाषण दे रहा हूं जो पहले से अपने धंधे में सेटल हैं, तो इनकम कर रहे हैं। तो सोचा यार कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों को बेटरमेंट हो या उनके लिए कुछ काम किया जाए। इसलिए हम कुछ एजुकेशनल प्रोडक्ट इंडिया में लेकर आए, जिसके संबंध में आपसे मुलाकात करने जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में क्या इमेज बनेगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऑलरेडी 2 कंपनीज हैं, ऑलरेडी क्वांटम फिजिक्स पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे लेक्चर दे रहा है, ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट है, ऑलरेडी जो है गोल्डन इंस्पिरेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है नीदरलैंड से, वो वहाँ से ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो एक आपकी अच्छी इमेज, सॉलिड वाली इमेज बनेगी, जिससे वो आपको समझ पाएंगे, एक आइडेंटिटी की इमेज बनेगी। देखो इस चीज को समझो, आप जब किसी व्यक्ति से मिलने जाते हो ना, तो आपका इंट्रोडक्शन आपके साथ में चलता है। रीजन देखो, आप वेल ड्रेस्ड हो, ड्रेस कोड आपका अच्छा है, द वे यू स्टार्ट वो भी बहुत अच्छा है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने वो ढंग से नहीं बताया ना, तो क्या होगा, सामने वाला आपको फिर यूं ही ले लेगा। समझ रहे हो आप। देखो अगर कोई व्यक्ति पुलिस में बड़ा अफसर है, तो सामने वाला जस्ट SP, IPS, DSP, थानेदार, SHO, तो सामने वाले का एक ट्रस्ट साथ में चलता है कि ये पुलिस में है
और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, डॉक्टर है, ये मेडिकल डिपार्टमेंट में है, मेडिकल में है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये एमएलए है, ये एमपी है, ये आईआईटी है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंट्रोडक्शन साथ में चलता है, ठीक है ना। तो आपका कोई एक सॉलिड वाला इंट्रोडक्शन साथ में चलना चाहिए। क्या है ना, इंडिया में कुछ चीजों को बाय डिफॉल्ट ही एक्सेप्ट किया हुआ है एज ए सम्मान, ठीक है ना। आप बड़े बिजनेसमैन हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो बड़े सारे, तो वो बैठे बैठे ही आपका नाम चलेगा, आपका इंट्रोडक्शन में इंडस्ट्री का नाम दे दिया तो काम चल गया आपका। लेकिन अगर आपके पास ये तामझाम नहीं है तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा, ताकि वो आपको वो रिस्पेक्ट के फॉर्म में देखे और आपको वो रिस्पेक्ट दे कि द पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज अ बिग गन, इज अ बिग जायंट, इज अ बिग गाय। वो तब होगा जब आप ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन तैयार करोगे। तो अगर आप तैयार कर सकते हो तो बहुत खुशी की बात है, अन्यथा आप हमारे को बोल सकते हो तो हम आपका इसमें सहयोग कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन आप हिंदी में भी बना सकते हो, इंग्लिश में बना सकते हो। इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रेसिव लगती है, थोड़ा अट्रैक्ट करती है इसलिए, अदरवाइज हिंदी में भी बोल सकते हो और कोई बात नहीं है। अब जब आप ये चीज बता रहे हो 5 मिनट में उसके दिमाग में इमेज बन गया। अब आप सोचो, आप डायरेक्ट डीएमआईटी मिडबैंड बताते तो उनका आपके ऊपर ही फेथ नहीं है। डीएमआईटी मिडबैंड सोचो, कलेक्टर सामने बैठ के अगर ये बात बोले, आइए सामने बैठे तो सामने बोलो कलेक्टर साहब आए थे, वो डीएम साहब आए थे, उन्होंने बताया, तो एक अलग इंपैक्ट जाएगा ना, सामने वाले पे फेथ बनेगा। क्योंकि कलेक्टर डीएम की बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट जो है ऑलरेडी अगले के अंदर बनी हुई है। डॉक्टर ने बोला है ऑलरेडी अंदर बनी हुई है, कोई प्रोफेसर ने बोला है ऑलरेडी बनी हुई है, कोई मिनिस्टर ने बोला है ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी कोई स्कूल ओनर आके बोले तो उसकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ऑलरेडी किसी चीज का ट्रस्ट बना हुआ है ना सामने वाले के दिमाग में, तो वो इजीली आपकी बात को सुनते हैं, गौर करते हैं। और ये सब नहीं है तो फिर क्या होगा, हाँ सुनने ऐसा हो जाएगा। इसलिए आपका इंट्रोडक्शन सॉलिड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आती है बात। अब देखो, अगर आप डायरेक्ट बताते तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता। अब आपने इंट्रोडक्शन बता दिया और इंट्रोडक्शन के साथ में कोई बात करो तो बहुत बेनिफिशियल है। कैसे, मैं बताता हूं। जब आप इतना बोल देते हो ना, उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि एक्चुअली द रीजन आई टेल यू, मेन रीजन सर मैं यहाँ क्यों मुलाकात करने आया, मैं यहाँ क्यों मिलने आया। एक्चुअली 2012 में मुझे दूरदर्शन पर लेक्चर के लिए बुलाया गया था, जो कि वाकई बुलाया गया था। मैं दूरदर्शन पर गया हूँ लेक्चर देने के लिए। मेरा नाम लिखेंगे विपुल शर्मा टीम 360 डीडी नेशनल, तो यूथ अर्निंग वाला प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। तो आप इसको इंट्रोडक्शन में जोड़ सकते हो कि हमें दूरदर्शन पे बुलाया गया था, भाई आप टीम 360 के पार्ट हो तो बोल सकते हो। उस दौरान हमारे को पता चला कि जो है इतने सारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो हमने कहा यार ऐसा क्या कायरता आगे, देयर आर सो मेनी वेज टू गेट सक्सेस। इस कायरता को दूर करके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए, ऐसी वीकनेस को दूर करके, डिप्रेशन को दूर करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए जिससे बच्चों को पढ़ाई में बहुत बेनिफिट हो सके, है ना। ऐसा कोई प्रोग्राम। सो सर हम सोच ही रहे थे, वी वर इन दैट जोन, लुकिंग जोन, और हमारे को ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट पता चले जिसके लिए हम आपसे मुलाकात करने आए हैं। हमारी जानकारी में डीएमआईटी, रीजन एनालिसिस आया, मिडब्रेन आया, जो बच्चों के पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम का है। उसी के संबंध में आपसे मुलाकात करने आए थे सर। और सर हम लोगों ने देखा, देखो इतनी जगहों पे सर ऑलरेडी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सक्सेस तो किसी भी इंडस्ट्री में ली जा सकती है ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सब छोड़ो, आपने इतनी बड़ी स्कूल खड़ी करी है, मजाक है क्या ऐसे खड़ी कर लो, इतने में तो वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है सर, हमने तो करियर ही अलग बनाया, हमने तो स्कूल लाइन खड़ा कर लिया, हम तो कहीं और किसी लाइन में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो लाइन पूरी तरह से अलग है ना, डिफरेंट लाइन है। तो अगला भी कॉन्फिडेंट फील करता है कि हाँ यार देयर आर सो मेनी वेज टू गेट सक्सेस। बस इसी रीजन से सर आपसे मुलाकात करने आए कि आपके सहयोग के बगैर वो संभव नहीं है। इन बच्चों का सहयोग हो जाएगा आपके सहयोग से, देव वो बहुत खुश होंगे, हाँ यार ये तो कोई बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, अब आप अगर इसके साथ में कोई बात कहते हो कि अच्छा वैसे इसीलिए सर आपसे मुलाकात करने आए थे, केवल 10-15 मिनट का समय चाहिए था सर, वो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, वो बगैर आपके सहयोग से संभव नहीं होगा, बगैर आपके सहयोग के संभव ही नहीं है। तो क्या, अच्छा चलो बताओ क्या। अब 10-15 मिनट आपने बोला ना, तो अब 10-15 मिनट के अंदर कोई ऐसी स्क्रिप्ट बताओ कि सामने वाला फैन हो जाए। अब वो सारी स्क्रिप्ट 5 मिनट में बता तो नहीं बैठता, 5 मिनट में अपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दे दिया ना, इसलिए सामने वाला आपको गौर से सुन लेगा कि यार ये तो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने बैठा है। अब आप दे दो अपना इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? स्वामी विवेकानंद ने, जापान के वो जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कौन सा स्वामी विवेकानंद के पास लेटर था शिकागो धर्म सभा का, वो प्रोफेसर ने सुना ही तो था कि यार ये तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और लेटर लिख के भेज दिया कि ये जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, ये तो वहाँ पे होना ही चाहिए, और उनके लिए वो प्रोफेसर साहब ने लेटर लिख के दे दिया। तो वो इंट्रोडक्शन बहुत रोल प्ले करता है। जितनी देर आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। उन्होंने तो बात की थी, इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये कि 5 मिनट की तो बात हुई थी, उस 5 मिनट की बात से वो इतने प्रभावित हो गए स्वामी विवेकानंद से कि वो लेटर लिख के भेज दिया उनके लिए शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए। ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि वो 5 मिनट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। 5 मिनट में आपने अपना सॉलिड वाला इंट्रोडक्शन दे दिया ना, सामने वाला फैन। अब आप 5 मिनट के बाद में जो 10 मिनट की स्क्रिप्ट दोगे ना, उससे तो सामने वाला फैन हो जाएगा ना। अब ये नहीं है कि भाषण लंबा चौड़ा टिका दिया, अब आपको 15 मिनट मैक्सिमम मिले, 10-15 मिनट में उसमें कुछ ऐसा बताओ कि सामने वाला फैन हो जाए। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज स्क्रिप्ट फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के लिए क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन तो 5 मिनट का हो गया, 15 मिनट के अंदर क्या बोलेंगे अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत लोग इस स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं, तो आज आपको वो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं जो हम स्क्रिप्ट पे बोलते हैं सभी के लिए। नाउ
स्क्रिप्ट क्या होगी, मान लो उन्होंने आपको 15 मिनट का टाइम दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, आपको ऐसे बोलना है, सर हम लोगों के पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम रीजन एनालिसिस है या डीएमआईटी है, जिसमें हम बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं, एक अंगुली के 3 प्रिंट लेते हैं, दोनों हाथों में 8 अंगुली है, 2 अंगूठे और 8 अंगुली, टोटल 10 हो गए, हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट होते हैं, जिसके बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है 42 पेज की, जिससे आपको 5 बातें पता चलती है। स्पेसिफिक 5 पॉइंट बोल दिए। ये जब मैंने कभी कोचिंग अंग्रेजी सीखने की थी ना, वहाँ एक मैम है, उन्होंने बताया था, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखो क्या होता है, सामने वाले को अगर आप ऐसा कह देते हो ना कि वी हैव 5 पॉइंट्स, तो सामने वाले को क्लियर रहता है कि 5 पॉइंट के बाद तो चुप होना है, तो 5 पॉइंट सुन लो, तो क्या अगले के क्लियर हो जाता है। तो आपको 5 पॉइंट बोलने हैं। और 5 पॉइंट क्या है, पहला हम ऐसा कंसेप्ट लेकर आए हैं जिससे आपको पता चलता है आपका बच्चे का जो ब्रेन है वो किसके लिए बना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेसमैन। तो उनके खट से क्लिक करते हो, यार ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या जिससे ब्रेन का पता चल जाए कि करियर किस लाइन के लिए बना है। दूसरा पॉइंट, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, अंग्रेजी में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, ऐसा कोई भी चैलेंज तो रिपोर्ट में आ जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। लेफ्ट वाला कर रहा है तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, आईपीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन लाइन्स के लिए अच्छे हैं। और अगर आपका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है तो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइन्स के लिए अच्छे हैं। ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। चौथा, आपका आईक्यू कितना है, आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना है, आप एडवर्सिटी क्वेश्चन कितना है आपका, यानी विपरीत परिस्थितियों में कैसे बिहेव करते हो, और आप कितने क्रिएटिव हो। ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अचीवर कैटेगरी के हो या आप अगर डीएमआईटी से जाओगे तो 4 ही है, डव हो या डोमिनेटिंग हो या स्टडी हो, जो भी है उस सामने ही है ना। ऑल पर्सनैलिटी है, इन्फ्लुएंसर है, 4 ही होती है। पिकॉक एंड ऑल जो मैंने सबके साथ में उनके सिंबल भी बता दिए, तो 4 ही होती है। रीजन एनालिसिस में जाओगे तो 9 तरह की पर्सनैलिटी होती है, वो एडवांस वर्जन है। तो भाई आप अचीवर हो या चैलेंजर हो, है ना, या फिर आप इन्वेस्टिगेटर हो, या फिर आप पीस मेकर हो, या फिर आप हेल्पर हो, ऐसे बहुत सारी है, परफेक्शनिस्ट हो, बहुत 9 तरह की पर्सनैलिटी है ना। ये 5 पॉइंट पता चल गए। इसके साथ में आपको बोलना होता है कि इन 5 पॉइंट से हमें बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता चलता है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट कर देते हैं, और वीकनेस दूर करने के लिए हमारे पास में और भी प्रोजेक्ट है, जैसे ब्रेन इंजीनियरिंग है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, ईएसपी है, फोटोग्राफिक है, क्यूएसआर है, एनएलपी है, मेमोरी एनहांसमेंट है। ये 7 प्रोग्राम का सहयोग लेके बच्चों की वीकनेस को दूर करने का प्रयास करते हैं और उनको जो है बेस्ट से बेस्ट करियर सजेस्ट करते हैं। ये आपको बताना होता है। इतनी सी स्क्रिप्ट है। अब इसका अगले के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है मैं वो भी बता देता हूँ। यार ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे ब्रेन का पता चलता है, अरे कोई नहीं जाओ क्या लिया है, ये कोई ज्योतिष है क्या, तो वहाँ पे आपको क्लियर करना है कि ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष पूरी तरह से एक अलग विद्या है, हमारा ज्योतिष से कोई लिंक नहीं है, बायोलॉजिकली प्रूवन कंसेप्ट है। ये आपको बताना होता है कि भाई ज्योतिष नहीं है ये। कैसे भाई, एग्जाम्पल दे दो, जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है और चलते चलते मान लो स्लिप हो गया, पैर में चोट लग गई, गिर गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उस चोट को देख के कहा यार ये तो तुम्हारा तो स्वेलिंग सी दिख रही है, नील पड़ गई दिखती है, तुम एक काम करो एक्सरे करा लो। एक्सरे में पता चला फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं प्लास्टर करा लो। अब प्लास्टर करना, ये एक्सरे करने का अर्थ ये थोड़ी है कि कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया। उस तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन कंसेप्ट है। ये चीज आपको उनको बतानी होती है, तो उनका क्लियर होता है, अच्छा बायोलॉजिकल प्रूवन है। फिर आप कह सकते हो भाई एमबीबीएस के अंदर इसको डक्टाइलोग्राफी, डर्मेटोग्राफी नाम से पढ़ाया भी जाता है। उसके साथ में आप बता सकते हो 1926 से लेके 2025 तक इसका मटेरियल अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, कहाँ कितना क्या क्या फिंगरप्रिंट के ऊपर यूज हुआ है वो सारा डिटेल हमारे पास है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, है ना। फिर इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण दिया है कि इस तरह के कंसेप्ट आने चाहिए जिससे बच्चों को पहले ही जो है उनका जो है ब्रेन मैपिंग किया जा सके, पहले से ही उनके जो है स्ट्रेंथ वीकनेस को जज करके और आइडिया लगा के एनालिसिस करके सॉफ्टवेयर के थ्रू और बेस्ट करियर बताया जा सके। वो पहले वो इस पे बोल ही चुके हैं, तो कार्य भी हो रहा है। तो आपके बहुत काम का है, बहुत जेन्युइन है, अपने को इसके ऊपर काम करना चाहिए। आज की बहुत नीड है बच्चों की कि उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे उनको करियर में आगे बढ़ाएं। इस पर हम आगे बात करेंगे, स्ट्रेंथ क्या है, इंटरेस्ट क्या है ना, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना सा समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 5 पॉइंट उसको बताने। पहला, आपका ब्रेन बना किसके लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेसमैन। दूसरा, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, अंग्रेजी में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन से का तो शिकार नहीं है। उसके अलावा कौन सा ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, है ना। लेफ्ट वाला कर रहा है तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, पढ़ाई के थ्रू करियर बनाते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, है ना। राइट वाला ज़्यादा चल रहा है तो आर्टिस्टिक हो, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइन्स के लिए बेस्ट हो। चौथा, आईक्यू, ईक्यू, एक्यू, सीक्यू, ये 4 हो गए। और 5 हो पर्सनैलिटी। 5 पॉइंट है, बात खत्म। अब अगले के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो स्कूल के डायरेक्टर सारे उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। पहला, अच्छा इससे करियर का पता चल जाता है तो खुद की क्यूरियोसिटी रहती है, यार मैं मेरे बोले बच्चे का पता कर लूँ, मैं मेरी स्कूल के बच्चों का पता कर लूँ, मैं खुद का पता कर लूँ कि मेरा करियर तो सेटल है ना। दूसरा, बातों को मन में तो नहीं रखते, तो
बच्चे छुपा जाते हैं कई बार परिवार में कोई बात छुपा ली तो उनको ही रहता है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्टेज पे तो नहीं डरते, कईयों को स्टेज का चैलेंज है, आपको लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, इंग्लिश कॉमन है तो वो भी है ना, ये पता चल गया तो अगले के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, यार ये तो इतनी सारी चीज़ें पता चल रही है। और कौन सा ब्रेन ज़्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला, तो वो आप एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं ना लेफ्ट राइट ब्रेन की, वो एक्सरसाइज करो, वो देखेंगे यार ये क्या चक्कर है, ये बैलेंस है कि नहीं है। भाई ब्रेन बैलेंस होगा तो दोनों फैक्टरियों का यूज़ होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये आप एक्सरसाइज करवा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे को इस पर फ़ोन कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारे बारे में जानकारी ले सकते हो टीम 360, और हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि भाई वो एक्सरसाइजेज कौन सी है जो आप करवा सकते हो ब्रेन बैलेंस की। अगले का क्लियर हो जाता है और यार तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे करके फिर आप ये कहते हो कि IQ कितना है, इमोशनली बातें तो नहीं पकड़ते, बच्चे पकड़ लेते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, कई बार इमोशनल ग्राउंड पे वीकनेस आ जाती है, उसी से चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन उसी के कारण आते हैं, वो भी सेटल हो सकता है। एडवर्सिटी क्वेश्चन, परिस्थितियों में बिहेव नहीं कर पा रहे तभी तो डिप्रेशन, और अच्छे से बिहेव नहीं हो रहा है, विपरीत परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तभी डिप्रेशन या स्ट्रेस के शिकार होते हैं। ये सारी चीज़ों से पता चल रही है। अब आप खुद सोचो 1 मिनट के लिए, आप खुद सोचो इस बात को कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगले को यार ये तो बहुत काम की चीज़ है, अगर ये पता चल जाए तो मजा जाए, तो अगला मेंटली प्रिपेयर हो गया ना। फिर आप ऊपर से ये कह रहे हो हम आपको ऐसा कंसेप्ट दे रहे हैं जिससे आपके बच्चे का जो है ना पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, आपको पूरी किताब जो है थ्योरी की पेज नंबर सहित याद हो जाती है कि कोई ये कहे बताओ पेज नंबर 48 पे क्या रहा, आप आंसर करते रहे तो 41 से शुरू हुआ था 48 तक हुआ है, ये इसका सार है। ऐसे जब आप ये सारी चीज़ बताते हो तो अगले का दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है कि यार कितना शानदार प्रोजेक्ट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है ना, सामने वाला देखता है यार कितनी कमाल की चीज़ है, फिर आप बोल सकते हो सर इतनी यूनिक चीज़ है ना, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हम ना एक ऐसा सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्कूल में करना चाहते हैं। तो उनका जवाब आएगा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है पर यार टाइम नहीं है, यार टाइम नहीं है, तो पूरे से ये हमारे तो होमवर्क के बच्चे देते हैं तो वही पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा है और सेशन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, कभी कोई छुट्टी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, तो सर तो टाइम ही नहीं है। तो तुरंत कहो सर हम स्कूल आवर्स तो डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे ना, हम कह रहे हैं कि हमें तो प्रेयर टाइम के अंदर जो आधा घंटा होता है ना वो किसी दिन दे दो। प्रेयर टाइम एक दिन के लिए वो प्रेयर टाइम स्किप करके ये चीज़ शेयर कर ली जाए ताकि बच्चों के स्कूल आवर्स जो पढ़ाई के वो डिस्टर्ब नहीं हो, तो वो तुरंत हाँ कर देते हैं। हाँ तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो आधा घंटे का मैटर आपके पास तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको मिलेगा आधा घंटा ही, है ना। और साथ में ये कह दो कि भाई जिस भी स्कूल में हम सेमिनार करते हैं ना वहाँ के डायरेक्टर प्रिंसिपल जो भी है ना, उनके फिंगरप्रिंट उनके फैमिली के बच्चों के एज ए हम लोग गिफ्ट रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, तो देखते हैं ठीक है यार अपना काम तो फ्री में हो ही रहा है, तो इजीली तैयार हो जाता है। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कूल के डायरेक्टर से कैसे मिलना होता है, क्या स्क्रिप्ट बोलनी होती है, कहाँ तक आपको पहुंचा दिया यहाँ तक। अब इसके बाद आता है कि स्कूल के अंदर सेमिनार कैसे लेना है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही है क्योंकि ये भी डोज काफ़ी है, इसको 2 4 5 10 बार आप देखना ताकि आप इसका अभ्यास कर सको। फिर सेकंड वीडियो में जाएंगे जहां हम बात करेंगे कि स्कूल में सेमिनार कैसे होगा बच्चों के आगे और पेरेंट्स के आगे बात कैसे करनी, इन 2 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।